जी अभी हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा है अबाउट फॉर्म परसेप्शन का। आज इंशाल्लाह ताला इस क्लास में मैं अगली 4 टाइप्स ऑफ परसेप्शन, टाइप्स भी कहने या काइंड्स ऑफ परसेप्शन जो है इंशाल्लाह कवर करवा दूंगी। आज हमने पढ़ना है साइज परसेप्शन का। साइज परसेप्शन के बारे में, अच्छा, साइज परसेप्शन में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, सवाल पेपर में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटम अप परसेप्शन एंड टॉप डाउन परसेप्शन इन साइज परसेप्शन। बॉटम अप परसेप्शन या टॉप डाउन परसेप्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। साइज परसेप्शन में होता है क्या है कि हमारे जो परसेप्चुअल स्टिमुलस होता है ना, वो दो तरह के। परसेप्चुअल स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुली है, कोई भी स्टिमुली मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको देखा, हमारे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, प्रोसेसिंग की और हमारे बिहेवियर में चेंज आया। वो कोई भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्चुअल स्टिमुलस जो अकर होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक होता है बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर, और एक होता है टॉप डाउन फैशन में। ये दो तरीकों से साइज परसेप्शन को हम परसीव कर सकते हैं। बॉटम अप परसेप्शन क्या होता है? बॉटम अप परसेप्शन परसीविंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग बिगिंस एट द बॉटम विद द रॉ सेंसरी डेटा दैट फीड अप द ब्रेन। हमने जो इसकी बेस है उसको देखना है। अभी मैंने आपको इमेजेस दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या था कि वेस बनी हुई थी जिसका बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको कैसे परसीव किया, कुछ लोगों ने उसको ब्लैक कलर को डोमिनेंट उसके उनके परसेप्शन में हुआ, तो उन्हें लगा कि दो लोगों का साइड इमेज है। और कुछ लोगों का जो वाइट कलर था, जो उसकी बेस थी, वो प्रोमिनेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये एक बेस बना हुआ है। तो बॉटम अप परसेप्शन वो चीज़ होती है जो बॉटम यानी कि बैकग्राउंड को परसीव करता है, ठीक है। इसमें ब्रेन फॉर्म परसेप्शन बाय कंबाइनिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ मल्टीपल फीचर्स। यहाँ मल्टीपल फीचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे फीचर स्टेट, detectors in the primary context which themselves integrate input from the neurons lower in visual system। और यहाँ पे जो आपके विजन होता है वो इनको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है यकजा करना, ठीक है, मतलब कंबाइन करता है, जिसकी वजह से हम परसीव करते हैं यहाँ पे दो लोग हैं। ये बॉटम अप परसेप्शन है। या हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर बेस बना हुआ है, तो ये हमारी परसेप्शन, दूसरी परसेप्शन हो गई बॉटम अप परसेप्शन की। जी मोहम्मद मौजम। मैम आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ी सा ना लाउडली बोलिएगा। यस मैम, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। लाइट तो बॉटम अप परसेप्शन में हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होंगे, जिसमें अब हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को परसीव करते हैं, उसके बॉटम को या फिर उसके जो बीच में जो इमेज होगा उसको लाइट इमेज होगा। क्योंकि यहाँ पर दो इमेजेस बन रहे थे, एक तो ब्लैक में था और एक वाइट में था। इसे कहते हैं बॉटम अप, ये नीचे से ऊपर जाना परसेप्शन। दूसरा परसेप्शन होता है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन परसेप्शन स्टार्ट होता है टॉप से, फ्रॉम द ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेशंस एंड नॉलेज, ठीक। अगर आपने जिंदगी में कभी वेव देखी ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव बनी हुई है? या अगर आपने जिंदगी में कोई चीज देखी नहीं है तो आप उसको परसीव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ टॉप टू डाउन परसेप्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके नॉलेज के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो नॉर्थ है, वहां पे जाके एक जजीरा है, वहां पे इस किस्म का फल मिलता है। अब जब तक आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की हुई, आप उसको परसीव ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का। टॉप टू डाउन परसेप्शन में का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स ऑन ऑन द एक्सपेक्टेशन नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वर। और जो दूसरा बॉटम अप परसेप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होते हैं जिसकी जिसकी बेस पर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको देख के, उनको परसीव करके। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लिख लें कि डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटम अप परसेप्शन एंड टॉप डाउन परसेप्शन इन साइज परसेप्शन। ये आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में।
साइज परसेप्शन में को परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी में टेंडेंसी होती है टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर डिस्पाइट द चेंजिंग द सेंसेशन दैट रिसीव्ड इन आवर सेंसेस। इसका क्या मतलब है? आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक, आप उसे सी ऑफ करते हैं, सी ऑफ करने के बाद आपका फ्रेंड जो है वो चला जाता है। अब आप वहीं पर खड़े होकर, जहाँ पहले उससे बातें कर रहे थे, आप वहीं खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जितने दूर आपका फ्रेंड जाएगा, फ्रेंड क्या है यहाँ पर, स्टिमुलस है, जितना दूर आपका फ्रेंड जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो इमेज है वो आपके रेटिना के ऊपर छोटा होता जाएगा, ये स्टिमुलस है आपका। लेकिन आपको पता है कि असल में आपके दोस्त का साइज श्रिंक नहीं हो रहा, असल में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका इमेज छोटा छोटा छोटा, और फिर एक वक्त आएगा कि वो इमेज बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। ये परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी में आ जाता है। परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसी की आगे से 3 टाइप्स हैं, साइज कॉन्सिस्टेंसी, शेप कॉन्सिस्टेंसी एंड कलर कॉन्सिस्टेंसी। असल में चीज़ वही है जो ओरिजिनल है, लेकिन क्या होता है कि आपकी परसेप्शन डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस के ऊपर, साइज के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको साइज की एग्जांपल दी फ्रेंड की को रिलेट करके, कि आपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, वो रिलेट किया साइज कंसिस्टेंसी में। शेप कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? आपका क्लासरूम है, क्लासरूम अगर आप अभी इमेज आप तसव्वुर करें अपने क्लास को, यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास है, क्या इमेज आएगा? एक बड़ा कमरा, ठीक है, जो उसका एग्जैक्ट साइज होगा वो आपके जहन में आएगा। कभी ये नहीं होगा कि आप इमेजिन कर रहे हैं साइज को उसके, लेकिन वो एक बहुत छोटे डब्बे की शक्ल में आ रहा हो, इस तरह नहीं होता है। शेप कंसिस्टेंसी होता है कि कंसिस्टेंसी मतलब होता है मुसलसल एक चीज, परसिस्टेंसी किसी भी चीज की वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आप इमेजिन कर लें, चाहे उसका डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप घर में बैठ के अपने क्लास को इमेजिन कर रहे हैं, या क्लास में आपका जो व्हाइट बोर्ड है उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्ट साइज ही आपके जहन में आएगा। कलर कंसिस्टेंसी में क्या होता है, ये अच्छा, ये जो इसकी डायग्राम बनी हुई है ना, ये है साइज कंसिस्टेंसी में, कि आपने अपने दोस्त से मुलाकात की, ऐसा ऐसा वो दूर चला गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो की वजह से उसका साइज छोटा छोटा नजर आएगा डिस्टेंस के हिसाब से। अभी वक्त आएगा कि वो बिल्कुल ना मोबाइल उसमें है अभी। हाँ भी ना शेप कंसिस्टेंसी में यही चीज आ गई कि व्हेन वी नो दैट द ऑब्जेक्ट इज सर्टेन शेप वी टेंड टू परसीव इट एज द सेम शेप। अभी मैं आपसे बात करूं कि एक नीडल है, आपके जहन में क्या चीज आएगी? एक बहुत बारीक सी शार्प सी पेन। आपके जहन में एक बड़ा पेच का या पेच नहीं आएगा जब नीडल की बात करूंगी, क्योंकि इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो जिस चीज की मैंने बात की, यहाँ पर आपकी स्टिमुलस कौन से, हेयरिंग स्टिमुलस ने काम किया, आपके ब्रेन को ऑर्डर दिया कि नीडल की शेप लेकर आए, न्यूरॉन्स ने वर्किंग की, ठीक है, और आपके जहन में चीज आ गई, शेप उस नीडल की। कलर कंसिस्टेंसी या ब्राइटनेस का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोयला किस रंग का होता है, आप में से सारे यही कहेंगे कि काले रंग का है। अगर मैं उसके ऊपर कोई रेड कलर का पेपर चढ़ा दूंगी, तब भी क्या उसका रंग चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, उसका एग्जैक्ट रंग वही रहेगा। अब यहाँ पे अगेन आपकी परसेप्शन में क्या आया कि कोयला है, कोयले का रंग काला होता है, लेकिन डिपेंड, उसका कलर भी डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आप उस कोयले को उठा के आग के ऊपर रख देते हैं तो वो सुलगने लगेगा, और वो अपेरेंटली या टाइमली रेड कलर का हो जाता है जब वो दहकता है, ठीक है। और दहकने के बाद जब वो दहकना खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जो ब्लैक कलर है वो सफेद सफूफ या पाउडर की शक्ल में हो जाएगा जब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट कलर है कोयले का, वो क्या होता है, ना तो रेड होता है ना व्हाइट होता है, वो ब्लैक में होता है। तो ये कलर कंसिस्टेंसी या ब्राइटनेस जैसी भी हो आपके जहन में आ जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी परसेप्शन में ऑलरेडी एक चीज फीड है। इसके बाद आ जाता है मोशन परसेप्शन। मोशन परसेप्शन में motion is perceived by following the progressive change of an object position in space with time। यहाँ पे आपकी जो perception है वो ऑब्जेक्ट की, जिसको आप परसीव कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सब यहाँ बैठे हैं एक जगह पे,
ठीक है, एक कमरे में बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन है, वो मूव नहीं कर रही हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ से उठ के चलते हैं, यहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं, तो वो चीजें वहीं पर ही रहेंगी, लेकिन आप उस क्योंकि मोशन नहीं चेंज होगी, आप चेंज हो रहे होंगे। आप कौन है? आप ऑब्जर्वर हैं। ये मोशन परसेप्शन में आ जाता है, आपके जहन में है कि ये सारी चीजें स्टेशनरी है, ये अपनी जगह पर ही है। इसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, रियल मोशन होते हैं और अपीयरेंट मोशन होते हैं। रियल मोशन में क्या आता है? रियल का मतलब होता है जो एक्चुअल एक चीज है वो मूव कर रही होती है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वहां पे बस टर्मिनल के अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं, अब आप वहीं पर खड़े रहेंगे और बस मूव करना शुरू होगी, तो असल में बस इज एक्चुअली मूविंग। ठीक है, जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो मूव नहीं कर रहे, तो यहाँ पर रियल मोशन है वो बस की होगी, वो पैसेंजर्स की नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो पैसेंजर अंदर बैठकर आपको देख रहे हैं, उनके मुताबिक आप रेस्ट कंडीशन में हैं, आपकी अपेरेंट मोशन नहीं है। ठीक है, आपकी आप सॉरी रियल मोशन नहीं है, आप अपेरेंट मोशन में है। तो रियल मोशन और अपेरेंट मोशन में ये फर्क है। रियल का मतलब होता है वो चीजें जो एक्चुअल मूव कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो अपेरेंट मोशन होती है जो हमें लग रहा होता है कि मूव कर रही हैं। ठीक है, लेकिन असल में वो मूव नहीं कर रही होती। जो पैसेंजर्स अंदर बस में बैठे हुए हैं उनके मुताबिक आप वो मूव कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपका इमेज एक जगह से दूसरी जगह बन रहा होता है। मतलब जब तक वो अपना सर को टिल्ट नहीं कर लेते, ये पेरेंट मोशन में आ जाता है कि हमें लग रहा होता है कि दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही होती है, लेकिन असल में मूव नहीं कर रही होती। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है रियल मोशन में, ये चीज लिखी हुई है जहाँ पे मैं एरो घुमा रही हूँ। मूवमेंट ऑफ एन image over the retina of the eye can occur either because an object moves or because we have moved our eyes। इसका ये मतलब भी होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, या फिर हमने अपने आईज को मूव किया है, जिसकी वजह से हमें वो चीज मोशन में लग रही है। ठीक है, मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना कहीं भी, किसी भी जगह पे। और अपेरेंट मोशन का मतलब क्या क्या है कि असल में कोई भी चीज स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, लेकिन चूंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगला बंदा मूव कर रहा है। ये मेरे ख्याल से आप में से जितने लोगों ने एफएससी की हुई है या इंटर में उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, वहां पे ये डोपलर इफेक्ट में आता है अपेरेंट मोशन और रियल मोशन का। अपेरेंट मोशन के आगे से 4 टाइप्स हैं। एक है इंड्यूस्ड मोशन, एक है फाइव मोशन, एक है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन और दूसरी है ऑटोकिनेटिक मोशन। फाइव मोशन किसे बोलते हैं? सबसे सॉरी, ये है इंड्यूस्ड मोशन किसे बोलते हैं? ये जो मैंने ये 2 लाइंस काटी हुई है ना, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, असल में नीचे से शुरू हो रहा है ये। म्यूट योर माइक्स। अरसल अब्बास। इंड्यूस्ड मोशन में क्या है कि इसमें इन्होंने जो एग्जांपल बुक वालों ने दी हुई है, इसमें ये होता है कि सूरज चमक रहा है। ठीक है, सूरज जो है वो स्टेशनरी है, मतलब अपेरेंट मोशन में है। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि सूरज भी हमारे साथ मूव कर रहा है। या रात को चांद निकला होता है, तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है चांद हमारे साथ मूव कर रहा है। तो ये अपेरेंट मोशन में होता है, असल में वो चीज़ स्टेशनरी है और हम मूव कर रहे होते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि सन जो है वो रिलेटिवली स्टेशनरी में है, और जो उसके ऊपर क्लाउड्स होंगे वो मूव कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि सन भी इसके साथ बादलों के साथ मूव कर रहा है। ये लाइन लिखें आप सब कॉपी पेंसिल पे अपनी। ये आपने इंड्यूस मोशन में आपने ये लिखनी है, जो इसकी क्रक्स लाइंस हैं। इसमें आपने लिखना है व्हेन द सेंट्रल फिगर इज स्टेशनड, ये स्टेशनरी। व्हेन द सेंट्रल फिगर इज स्टेशनरी and background is moving, that is called induced motion। रिपीट कर रही हूँ, when the central figure is मैम एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, when the central figure is stationary, central figure कौन सी है? सन है यहाँ पे। when the central figure is stationary and background is moving, it is called induced motion।
एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं. When the central figure is stationary, central figure जो main figure है, यहाँ पर sun is central figure. When the central figure is stationary and background is moving is called induced motion. यहाँ पे background में इन्होंने क्लाउड्स को कहा हुआ है कि क्लाउड्स आर मूविंग, ठीक है, और जो सेंट्रल फिगर स्टेशनरी है, तो ये इंड्यूस मोशन में आएगा. इसके बाद आता है फाइव फिनोमेना. नाइफ लेके आओ, नाइफ लेके आ, जो छुपी ले जाओ, नाइफ लेके आओ मामा से, नाइफ. अदीला, प्लीज म्यूट योर माइक. फाइव फिनोमेना में क्या होता है कि वन टाइप ऑफ अपेरेंट मोशन अकर्स व्हेन वी लुक एट नियॉन साइन विद एरोस. आपने अक्सर जो आपका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, सड़क पे, वहां पे लाइट्स लगी हुई होती हैं जो ब्लिंक कर रही होती हैं, लेकिन वो असल ब्लिंक कर रही होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो एक लाइन में मूव कर रही हैं. असल में वो लाइन में मूव नहीं कर रही होती हैं, उनका पैटर्न ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही है. इसे फाइव फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है. इन्होंने एग्जांपल दी है, वन टाइप ऑफ अपेरेंट मोशन occurs when we look at a neon sign with arrows that seem to move. हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन उनका पैटर्न ऐसा होता है, वो ब्लिंकिंग ऐसे कर रहे होते हैं एक के बाद एक कंटिन्यूअस मोशन में, एक सिमेट्रिकल मोशन में, कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो मूव कर रहा है राइट साइड पर या लेफ्ट या टॉप टू बॉटम व्हाटएवर. सो दिस इज कॉल्ड फाइव फिनोमेना. दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ what we called the five phenomena. इसके बाद आता है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन. ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन में क्या होता है कि हमें पता है कि एक वक्त था जब रेडियो था, हमारे पास टेलीविजन नहीं थे. उसके बाद जब टेलीविजन आए तो एक खास रफ्तार से स्टेशनरी तस्वीरों को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एक इमेज बनता है. ठीक, ये आप सब ऑलमोस्ट इस चीज से बाखबर होंगे. इस चीज को स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन बोलते हैं कि तस्वीरें, स्टिल तस्वीरें जो हैं वो एक खास रफ्तार से, मेरे ख्याल से 300 पर मिनट में या 300 या 100 पर सेकंड में, इस तरह के कुछ उसका होता है कि उनको जो स्टेशनरी तस्वीरें होती हैं उनको एक खास मिनट में लगाया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ठीक है, ये सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स होती हैं, ईच वन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन and the pictures are presented in rapid succession. succession मतलब होता है, मतलब next next next, पीछे नहीं जाते, हम आगे आगे चलते रहते हैं. and we perceive smooth coordinated movement, और हमें ऐसा लगता है कि that object is moving. ठीक है, ये अभी भी यही चीज जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन होती है उसके ऊपर यही चीज अभी भी फॉलो की जाती है कि वो स्टिल इमेजेस होते हैं, ठीक है, और वो एक खास रफ्तार से सक्सेशन तरीके से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर आता होता है. लेकिन हम उसको क्यों नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते, क्योंकि वो चीज़ इतनी रैपिड होती है कि हमारे न्यूरॉन्स उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते. इसे कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन. स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन वो होते हैं जिसके अंदर स्टिल पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हमें वो इतने तेज रफ्तार से चेंज हो रही होती हैं कि हमें ऐसा लगता है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. इसके नेक्स्ट है ऑटोकिनेटिक मोशन. ऑटोकिनेटिक मोशन के अंदर होता है कि आप सबने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप किसी बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली देखें, लेट्स से आप 30 सेकेंड्स जो है किसी बल्ब को देखते हैं जो 220 वॉल्ट का बल्ब है, आप उसको देखें और फिर अपनी नज़रें हटाएं और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जहाँ पर कम लाइट हो, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ नज़र आ रहा होता है. दिस इज नोन एज ऑटोकिनेटिक मोशन. यहाँ तक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें. नो मैम, आप पढ़ाएं आगे. इसके बाद आता है स्पेस डिस्टेंस या डेप्थ परसेप्शन. इसमें हमारी स्पेस डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन में, डेप्थ परसेप्शन में चीज़ आ जाती है कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, स्पेशली वो चीज़ें
जिनको हम अपनी आंखों से परसीव कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो सेंसरी या विजुअल रिसेप्टर्स इंक्लूड होते हैं स्पेस या डिस्टेंस या डेप्थ परसेप्शन में। डिस्टेंस परसेप्शन वही चीज़ आगे जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अगर आपसे दूर जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो उसका साइज आपको छोटा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन। अच्छा, जब हम आपकी दो आंखों से आप चीज़ देख रहे होते हैं तो यहाँ पर एंगल बनता है जिससे आप बिल्कुल अभी सामने देखें। यहाँ पर आपको सामने की चीज़ भी नज़र आ रही होती है और राइट और लेफ्ट की चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी आईज हैं ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक, तो वो एबिलिटी आंखों की, आपके रेटिना की, जो 2 डायमेंशन से लेके 3 डायमेंशन तक देख सकें, यहाँ पे आप इस टाइम जो एक ऑर्डिनरी इंसान होता है अपनी दोनों आंखों से ये 2 डायमेंशन देख रहा है। 2 डायमेंशन का मतलब है आपको 2 सिमतें नजर आ रही है, एक सामने की और एक दाएं बाएं की। ठीक हो गया, इसे डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं। इसके आगे 2 टाइप्स आती हैं, एक होता है मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन मोनोकुलर क्यूज, 10 नंबर का सवाल है ये। ठीक, मोनो का मतलब होता है, इस पर लिखना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा आपको। मोनोकुलर क्यूज जो है, मोनो का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। मोनोकुलर क्यूज का मतलब क्या होता है कि एज द नेम अप्लाइज, मोनोकुलर क्यूज आर दोस दैट कैन ऑपरेट ओनली व्हेन वन आई इज लुकिंग। आप अपनी एक आंख बंद कर लें, आप राइट आई से देखें, अभी इस टाइम देखें अभी, और लेफ्ट आई जो है ना इसके ऊपर अपना हाथ रखें, तो आपको क्या आएगा कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस पे ये जो मोनोकुलर, ये जो मोनोकुलर क्यूज हैं ये डिपेंड कर रहा होता है इसके मोशन के ऊपर, किसी भी चीज़ की रिलेटिव साइज के ऊपर, इंटरपोजिशन के ऊपर। रिलेटिव साइज का मतलब वही चीज़ होगी कि जो साइज है वही रहेगा, चाहे आप 1 डायमेंशन देख लें, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन देखें, और उसकी मोशन भी वही रहेगी। अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा। इंटरपोजिशन जो थर्ड चीज़ क्यू है, इंटरपोजिशन का मतलब होता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू कट ऑफ अ वीएन ऑफ एन अदर, इसके बोलते हैं कट ऑफ वीएन। जिस तरह की ये इमेजेस हैं, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने आ जाता है तो आपको पिछला ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, बल्कि जो अगला ऑब्जेक्ट है, जो पहले ऑब्जेक्ट है, वो आपको नजर आ रहा होगा। इसको बोलते हैं इंटरपोजिशन क्यू या परसेप्शन। फोर्थ परसेप्शन इज लीनियर पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जितना करीब होगा उतना आप इजीली उसको देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एंड क्लोजर टुगेदर एज दे बिकम मोर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जितना दूर चलता जाएगा उतने ही उसकी जो डिटेल्स होंगी उसको आप इजीली नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। फिफ्थ क्यू इज क्लियरनेस। क्लियर मतलब होता है कि ये वही चीज आगे जो लीनियर पर्सपेक्टिव में थी, जितना करीब होगा आपकी आई से, आपकी स्टिमुलस से, उतनी वो चीज आपको क्लियर होगी। इसकी शेडो पर डिपेंड कर रहा होता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जब आप स्टूडियो में जाते हैं तस्वीर लेने, तो आपके दाएं बाएं जो है उन्होंने बड़ी बड़ी जो है ना छतरियां लगाई हुई होती हैं। वो इसलिए लगाई होती हैं ताकि एक खास शेडो आपके मुंह पर बने और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे बने, ताकि 3 डायमेंशनल जो आपकी तस्वीर है वो इजीली कैप्चर की जा सके, लाइटिंग बेहतर हो सके। वो इसलिए इसका मकसद ये होता है कि एक स्पेसिफिक शेडो आपके चेहरे पे, शेडो या फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो आपके चेहरे पर आए और आप इजीली किसी चीज को परसीव कर सकें, या आपका जो रिजल्ट है, कैमरा रिजल्ट है, वो बेहतर हो जाता है। और ये टेक्सचर भी है, टेक्सचर जो है डिस्टेंस के साथ साथ कोई भी चीज़ है उसका टेक्सचर जो है ना वो सही नज़र आ रहा होता है, और जितना दूर जाते हैं, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। अकोमोडेशन की तरह इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसे आप पढ़ लें। ठीक है, बाइनोकुलर क्यूज में क्या होता है, बाइनोकुलर क्यूज, बाई का मतलब होता है 2 आंख से। अगर आप 2 आई से देखेंगे तो बाइनोकुलर क्यूज डिपेंड कर रहा होता है रेटिनल डिस्पैरिटी पे। रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी दोनों आंखों से एक खास चीज देखते हैं तो इसका इमेज जो है वो अलग नजर आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप किसी चीज को एक आंख से देखते हैं।
ठीक है, द डिफरेंस इन द इमेजेस इन टू आईज इज कॉल्ड रेटिना डिस्पैरिटी। अगर आप राइट आई लेफ्ट आई पे हाथ रखें और राइट आई पे कोई चीज देख रहे होते हैं तो आपको उसकी जो पोजीशन है वो अलग नजर आएगी। अब आपने क्या कर, अभी देखें आप अपने सामने देखेंगे, इसमें आपने अपनी राइट आई से देखना है और लेफ्ट आई के ऊपर आप हाथ रखें। इसी वक्त ही आप अपना हाथ उठाएं और राइट आई पर हाथ रखें और लेफ्ट आई से देखें, तो वो जो उसका एंगल है वो स्लाइटली डिफरेंट नजर आएगा। ये रेटिना डिस्पैरिटी है। द डिफरेंस ऑफ टू इमेजेस इज नोन एज रेटिना डिस्पैरिटी। और इसी चीज को कन्वर्जेंस भी कहते हैं। मतलब जो आपका साइज डिफरेंस आ जाता है ना, मतलब कन्वर्ज कर रही होती हैं चीजें, ऑब्जेक्ट या इमेजेस आपके रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर रही होती हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। मतलब एक आंख से देखा वो आपको अलग नजर आया, उसी वक्त ही आपने पहली आंख पर हाथ रख के दूसरी आंख पर देखा तो वही चीज आपको स्लाइटली चाहे वो 10 डिग्री के एंगल से या बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसके बाद आता है टाइम परसेप्शन। लास्ट वन परसेप्शन की काइंड है। टाइम परसेप्शन में परसीव चीज़ें की जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के परसेप्शन में और जो एडल्ट परसेप्शन होती है, एडल्ट का मतलब होता है 12 साल या इससे ऑनवर्ड, ठीक है, उनमें फ़र्क होता है। बच्चों को इतना पता नहीं होता कि दिन किसे कहते हैं या एक दिन में कितने घंटे होते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं दे कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, इन अ डे, इन अ ईयर और इवन सेंचुरीज। इसे टाइम परसेप्शन बोलते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आज से 5 साल पहले का कोई वाक्य बताएं तो आपकी इमीडिएटली जो है ना आपका दिमाग काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि ये काम 5 साल पहले हुआ था। लेकिन अगर मैं किसी 10 साल के बच्चे से कहूँ कि इवन 2 साल पहले ये चीज़ हुई थी, तो हो सकता है कि उसे वो चीज़ वो रिकॉल ना कर सके, क्योंकि उसकी जो टाइम परसेप्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू एन एडल्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। नो मैम। आज के टॉपिक में हमने साइज परसेप्शन के बारे में पढ़ा था। मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले साइज परसेप्शन में डिफरेंस बिटवीन बॉटम अप एंड टॉप डाउन परसेप्शन किसे बोलते हैं, ये साइज परसेप्शन में आता है, ठीक है। इसके बाद परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी किसे बोलते हैं, ऐसी चीज जो कंसिस्टेंट रहे अपनी परसेप्शन में उसे कंसिस्टेंसी परसेप्शन या परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसके आगे से 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड कलर कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज उसका साइज, शेप और कलर सेम रहेगा इररेलेवेंट टू डिस्टेंस, ठीक है। आप ऑब्जर्वर है और अगली चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। जितना मर्जी डिस्टेंस कम या ज्यादा कर दें, जो इसकी एग्जैक्ट शेप है, जो इसकी एग्जैक्ट साइज है, जो इसका एग्जैक्ट कलर है, वो आपके जहन में आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था मोशन परसेप्शन के बारे में। इसमें जो मोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, रियल मोशन आ जाता है और दूसरा आ जाता है अपीयरेंट मोशन। रियल मोशन का मतलब होता है कि एक चीज जो एग्जैक्टली मूव कर रही होती है उसे रियल मोशन बोलते हैं, और अपीयरेंट का मतलब होता है कि जो चीज स्टेशनरी होती है लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये चीज मूव कर रही है, उसे अपीयरेंट मोशन बोलते हैं। इसके बाद स्पेस डिस्टेंस डेप्थ परसेप्शन आ गई। इसके अंदर मोनोकुलर क्यूज एंड बाइनोकुलर क्यूज आ गए। मोनो का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये मैंने इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोनोकुलर क्यूज एंड बाइनोकुलर क्यूज। और टाइम परसेप्शन का मैंने भी आपको बताया कि जब हम डिफ्रेंशिएट करें 5 साल में या 10 साल में, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो है ना वो वीक होता है परसेप्शन, टाइम परसेप्शन का। सीआर जो है वो अटेंडेंस ले लें इनकी फटाफट, 1 मिनट से टाइम कम रह गया है।